डिडक्शन एक्सप्रेसली डिसअलाउड, यानी पीजीपी में बिजनेस वाले जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो अकाउंटिंग में बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो वो डेबिट कर देते हैं, जो कि बिजनेस रिगार्डिंग नहीं रहता है। तो जब इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट निकाली जाती है तो इनकम टैक्स ऑफिसर कुछ ऐसे खर्चे जो बिजनेस रिगार्डिंग नहीं है वो एक्सप्रेसली डिसअलाउड कर देता है। यहाँ पर डिसअलाउड मतलब ये है कि आपने इन तरह के एक्सपेंसेस को जो कि बिजनेस रिगार्डिंग नहीं है आपने बिजनेस में डेबिट क्यों किया, इसकी वजह से आपकी प्रॉफिट कम हो गई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, टैक्स कम लग रहा है। तो जो बिजनेस से रिगार्डिंग एक्सपेंसेस हैं बस वही आप लेस करें। अगर आपने एक्स्ट्रा लेस किया हुआ है, मतलब बाहरी एक्सपेंसेस को आपने लेस कर रखा है, रिडक्शन किया हुआ है, तो उसको डिसअलाउड कर देंगे, वहां से हटा देंगे, बोले ये खर्चा बिजनेस का नहीं, हटाओ यहाँ से। जब हटा दोगे, डिसअलाउड कर दोगे तो अपने आप इनकम बढ़ जाएगी, एडबैक हो जाता है। तो ये बता रहा है कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कि डिसअलाउड हो जाएंगे हमारे जो कि हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसमें एक्सपेंडिचर पहला है फॉर ऑल एसएससी बता रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इन सिवियर एंड पब्लिश्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और पेमेंट आउट ऑफ इंडियन नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी ऑन विच टैक्स deductible at source but has not been deducted after deduction has not been paid। जिसको भी ऊपर भी हमें टीडीएस काटना है तो एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिस पर हम टीडीएस काटते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं, और टीडीएस काट के गवर्नमेंट जमा करना पड़ता है। अगर हम टीडीएस नहीं काटेंगे तो वो हमारा पेमेंट भी, जितना भी पेमेंट किया सब हमारे डिसअलाउड हो जाएगा, हम एक्सपेंस लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक। एनी पेमेंट टू रेजिडेंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल at source but tax has not been deducted after the deduction has not been paid, only 30% of such payment shall be allowed। ठीक है। एनी पेमेंट रेजिडेंट ऑन विच टैक्स डिडक्टेबल है, रेजिडेंट के बारे में बात करेंगे 30% वाले लिमिट आ गई। इनकम टैक्स, जो आप इनकम टैक्स जमा करते हैं, जो आपकी इनकम हुई उस पर इनकम टैक्स लगा, तो जो इनकम टैक्स जमा करते हैं वो इनकम टैक्स को माना जाता है ये आपका पर्सनल खर्च है। ध्यान सुनिए, इनकम टैक्स को आपका ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसको ड्राइंग माना जाता है। इसलिए बिजनेस की इनकम पर टैक्स जमा कर रहे हैं बट फिर भी ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना जाता, ये आपका पर्सनल खर्च माना जाता है। आपकी इनकम है, आप देश चलाने के लिए आप दे रहे हैं, देश आपका है, देश आपका घर है, तो ये आपका घरेलू खर्च हो गया। तो इनकम टैक्स को ही आपको पीएल में डेबिट करने नहीं मिलेगा। इसलिए जानते हो ना, जब ट्रेडिंग पीएल बनाते हो, तुम लोग ऐसे बनाते हो, तो इनकम टैक्स दिया होता था ट्राइबल्स में, तो इनकम टैक्स को आप डालते थे ड्रॉइंग्स में ऐड करते थे, पीएल डेबिट नहीं करते थे। अगर आपने पीएल में डेबिट कर रखा है तो उसको डिस्काउंट कर देगा, वहां से हटा देगा, ये आपका खर्चा बिजनेस का नहीं माना जाता। सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड एट सोर्स आफ्टर नॉट पेड। ठीक है, रिजल्ट नहीं किया गया या रिजल्ट कर लियो तो गवर्नमेंट को जमा नहीं किया तो भी सैलरी डिस्काउंट हो जाएगी आउट इंडिया वाले की। टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर वॉलंटरी ऑन द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। अच्छा, जो भी था टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर वॉलंटरी ऑन द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, अगर टैक्स जमा किया तभी एम्प्लॉय के लिए। फॉर फॉर्म की बात करें अगर तो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये ऊपर ये सबके लिए था। अब फर्म की बात कर रहे हैं, जो फर्म है सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर इन एक्सेस ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। लिमिट नीचे दी बताई गई है, अभी उस लिमिट से अधिक पेमेंट करेंगे डिस्काउंट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन टू अ पार्टनर एक्सेस ऑफ क्या है, इन एक्सेस ऑफ 12% पर एनम, 12 से पार करेंगे तो जितना एक्स्ट्रा होगा सब डिस्काउंट हो जाएगा। और एओपी की बात करें अगर तो एओपी और बीओआई आप जानते हैं, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन इन मेंबर्स एओपी बीओआई इज डिसअलाउड। जो भी आप अपने मेंबर्स को पेमेंट करेंगे तो वो तो मालिक है आपके ना, क्यों भी देख रहे हैं उसको आप, तो उसको खुद डिसअलाउड कर दिया जाएगा, इनकम कम ना हो। अब एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, हेडलाइन से भी देख लिया जाए, बता रहा है ऐसे कौन से खर्चे हैं, जैसे स्थिति होगी आपकी सर्कमस्टेंसेस होंगे जिसमें क्या हो गया, एक्सपेंस डिडक्ट नहीं होगा, नॉट डिडक्टेबल हो जाएगा। पेमेंट टू रिलेटिव और एसोसिएट कंसर्न इन एक्सेस ऑफ द मार्केट रेट। अब आपने किसी रिलेटिव को या किसी को भी पेमेंट कराया हुआ है और मार्केट प्राइस से अधिक का बिल बना के पेमेंट करा दिया गया है, तो बिल तो है आपके पास, उतना लेस कर सकते हैं हम लोग एक्सपेंसेस तौर पर, लेकिन फिर भी जितना मार्केट प्राइस से ऊपर पेमेंट करा दिया गया है तो डिडक्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर बात करें
कि अगर कहते हैं यह हर्षित जी की कोई कंपनी है या फर्म है या बिजनेस चलाते हैं हर्षित जी, अब हर्षित जी के जो ये सर्विस कोई लेते हैं, किसी पर काम कराते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, तो किसी बाहरी से सर्विस लिया इन्होंने, और जो जिससे सर्विस लिए, जिनको टेंडर पास किए, वो इनका कोई रिलेटिव था। तो अगर 100 रुपए सर्विस की बिल बनवाए 150 रुपए से, अगर लंबे में बात करें तो लाख रुपए का बिल बन गया 1.5 लाख रुपए में, 1.5 लाख की पेमेंट करवा देंगे, निकल गया पेमेंट, बिल पक्का अमाउंट पे चेक से पेमेंट हो जाएगा। लेकिन मार्केट वही सर्विस 1 लाख मिल जाती है, बट रिलेटिव को फायदा कराने की नीयत से कि हमारे रिश्तेदार को फायदा हो जाए, ये 1.5 लाख का कंपनी से पेमेंट करवा दिए, बिल बना कर, बिल बड़ा बनवा लिए। तो ऐसे केस में इनकम टैक्स ऑफिसर पागल नहीं है, वो जान रहा है कि ये सर्विस तो आपको 1 लाख मिल सकती थी, तो आप 1.5 लाख की बिल बनवाए, इसका मतलब कि वो आपका रिलेटिव है, इसीलिए आपको फायदा कराने के लिए आपने एक्स्ट्रा बिल बनवाया है, अधिक पेमेंट करवा दिया है, जितना भी एक्स्ट्रा है वो दिस आउट। तो आपका होता क्या है, वो आपका रिलेटिव है, आप अधिक पेमेंट करा कर, अधिक बिल बना पेमेंट कर दिए, अब बाद में उसी से 50,000 वापस ले लेंगे, वो आपका रिश्तेदार आपको दे देगा, तो आपका पैसा तो आपको वापस आ गया, लेकिन गवर्नमेंट नुकसान हो गया, गवर्नमेंट को आपने इलेक्शन को 1.5 लाख कर लिया, उसको 50,000 रुपये नुकसान हो जाएगा गवर्नमेंट को। हाँ, मेरी बात समझे मैंने क्या सिस्टम तो बताएं, अभी गवर्नमेंट चालू हो चुकी है, गवर्नमेंट पब्लिक ऐसा बहुत काम करती थी पहले। सुन पा रहे हो क्या बता रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? सब लोग सुन पाए, देख पाए, नहीं पाए, बताइए, समझ पाए हम क्या बता दिए? आप समझ पाए हम क्या बता दिए? नहीं समझ पाए हमने क्या बताया, आपको समझ में आया? हमने ये कहा कि देखो ये लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए ना बहुत तरह के दिमाग का इस्तेमाल लोग कर लेते हैं, ठीक है ना? क्या दिमाग लगाए, 1 लाख की सर्विस लिया, 1.5 लाख रुपए का पेमेंट करवा दिया, उससे बिल बनवा दिया 1.5 लाख रुपए का, हमारा रिलेटिव था, रिश्तेदार था, तो 1.5 लाख का बिल बना दिया वो, और कंपनी से 1.5 लाख का पेमेंट भी, चेक से पेमेंट भी हो गया, तो अलाउड हो जाएगा, हमें एक्सपेंस, वो एक्सपेंस पीएल में डेबिट कर लेंगे, 1.5 लाख रुपए कर लेंगे। और जो उसको 50 एक्स्ट्रा दिलवाए हैं ऊपर से, उसे क्या कहेंगे, ऊपर से कहेंगे 50,000 हमको वापस कर तुम, तो 1.5 लाख रुपए कैश करा लेगा चेक से, और 50 हमको वापस कर देगा, तो मेरा पैसा खर्च 1 ही लाख हुआ, 50 तो वापस मेरे पास आ गया। तो दिमाग देखो, टैक्स बचाने के लिए लोग दिमाग लगाते हैं ये, कि मेरा 50 तो मेरे पास वापस आ गया, मेरा रिलेटिव था, दे दिया हमको वापस 50,000, और बिल कटाया 1.5 लाख का, चेक पेमेंट हुआ 1.5 लाख का, तो अकाउंट जब पीएल में डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस, वो भी हम 1.5 लाख डेबिट कर लेंगे, क्योंकि अलाउड है, चेक से पेमेंट है तो अलाउड करना ही पड़ेगा। इनकम मेरी कम हो जाएगी 50,000 रुपए से, और टैक्स कम हो जाएगा, मेरा बच गया, अब खर्चा हुआ भी नहीं, मेरा पैसा वापस आ गया मेरे पास। जो 50 बच रहा है तो उसको भी तो शो करना होगा। कहाँ शो करना पड़ेगा, कहाँ शो करेगा? अरे देंगे तो वो भी शो करेंगे, कहाँ नंबर 2 में हो गया ना, तो चला गया, कैश ले लिया वो, तो चेक से पेमेंट हुआ था, उधर से कैश आ गया, नंबर 2 में चला गया, और कैश खर्च करो, पैसा वापस आ गया हमारे पास ना, 50,000 रुपया एक्स्ट्रा हो गया। तो आप इनकम टैक्स पागल नहीं है, वो समझेगा कि भाई मार्केट वैल्यू क्या 1 लाख चल रही है, और आपने 1.5 लाख पैसे सर्विस ले लिया उससे, इसका मतलब क्या पता करेगा, क्या वो आपका रिलेटिव तो नहीं है? हाँ हाँ, वो तो आपका, ये तो इनका भाई है, अच्छा अच्छा, इनका भाई है, इसलिए क्या हुआ है, इनका कजिन है वो, इसीलिए क्या हुआ होगा, एक्स्ट्रा बिल बनवा लिया होगा, ऊपर कैश ले लिया होगा आपने, आपका बराबर हो गया। लेकिन क्या हो गया, इधर तो टैक्स आपको गड़बड़ा गया, हो सकता हो उसकी लिमिट ना हो रही हो, कुछ दे दिया। जैसे भी देखो, टैक्स बचाने के लिए गवर्नमेंट जब ये तुम सीधा सा एग्जांपल तुम्हें दे फिर से समझने के लिए, तुम्हारे दिमाग में घुसे के बाद तुम लोग देखे भी होगे, तुम लोगों ने किया भी होगा, ये चीज दिमाग तुमने भी लगाया भी होगा। जब नोटबंदी हुई थी जब नोटबंदी हुई थी, तो गवर्नमेंट ने कहा था ना कि 2.5 लाख रुपए तक लिमिट थी, टैक्स छूट मिलती थी सबको, तो गवर्नमेंट कहा 2.5 लाख रुपए जिसके अकाउंट में जमा होगा उस पर कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 लाख से ऊपर जमा करोगे नोटिस आएगी या आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, जैसे टैक्स लगेगा तुम्हारे ऊपर। तो लोग पैसा ले घूमते रहे, भाई मेरा पैसा अपने अकाउंट जमा कर लो, मेरा ज्यादा पैसा है, किसी के पास 10 लाख है, 20 लाख रुपए है, कैसे 2.5 लाख रुपए जमा करना ही था, तो कहाँ करते थे लोग? जिसका अकाउंट है, ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, अकाउंट में बैलेंस बचा है, 10 से 20 हजार बैलेंस मेंटेन मुश्किल से कर पाते हैं, क्योंकि पास लिमिट थी, भाई 2 लाख तुम मेरे अकाउंट जमा कर लो, 4-5 लोग बांट दिए, 2 लाख तुम जमा कर दो, अब उसके बाद कैश निकाल हमको दे देना। उधर से क्या हो गया, पैसा घूम के आ गया, अकाउंट बैंक में गया, घूम के आ गया, मेरे हाथ में नया नोट आ गया, कन्वर्ट हो गया, लेकिन टैक्स भी बच गया। अब पूरा पैसा अपने अकाउंट जमा किए होते तो 2.5 लाख के ऊपर क्या होता, टैक्स लग जाता, ऐसे तो बच गया। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी कहा भाई लिमिट 2.5 लाख आपको देनी ही पड़ेगी, इससे कम तो हो सकता नहीं है, 2.5 दे दिया। हाँ, अगर ये एक्सप्रेसली प्रूफ हो गया कि किसी और से आपने लेके दिया था, सच बोल दिए, तो टैक्स लग जाएगा। तो कोई बोलता नहीं था, अंदर अंदर 2.5 लाख तो ले लो, दिमाग लोग लगा लिए थे लोग। क्यों आप लोग दिमाग लगाए थे वाला नहीं लगाए थे, बताइए? समीर, पंकज, सुन पा रहे हो क्या हम कह रहे हैं? सुबी, किसी को मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? नहीं सर, आ रही है।
आ रही समझ है। में आ रही है ना। तो ये टैक्स को बचाने के लिए तरह तरह लोग दिमाग लगा लेते हैं, टैक्स प्लानिंग करने लगते हैं लोग, जहां जहां मौका मिलता है कर लेते हैं। तो इनकम टैक्स सबसे पागल नहीं है, अगर उसको प्रूफ मिल गया कहीं से भी तो डिसअलाउड कर देगा तुरंत और वापस टैक्सेबल कर देगा। यही समझना चाहिए आपको, डिसअलाउड मतलब क्या होता है। वापस से आ चलते हैं आपके अपने क्वेश्चन पर। इनकम टैक्स से प्रैक्टिकली समझोगे जरा समझ में आएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट इन कैश एक्सीडिंग 10,000 ऑब्लिक 35,000, ठीक है, 100% ऑफ द पेमेंट शैल बी डिसअलाउड, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। ठीक है, अभी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रूल 6DD, अभी ये नीचे आएगा। अभी तुम समझ, तुमको शायद हम पहले बताए भी थे कि अगर आपने पेमेंट किया हुआ है सर्टेन केसेस से कुछ 10,000 रुपए से ऊपर का अगर आपने पेमेंट कैश में कर दिया है तो सारा एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। कोई 25,000 रुपए का आपने कोई खर्च किया है, बिजनेस रिगार्डिंग था, वो बिजनेस से रिगार्डिंग खर्च जो बिजनेस में डेबिट होना चाहिए, लेकिन वो आपने कैश में कर दिया है, 10,000 ऊपर था, तो पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। ITO इनकम टैक्स ऑफिसर आपका हटा देगा। ठीक है, छोटी डिसअलाउड कर हटाओ, कैश क्यों नहीं हो, अलाउड नहीं होगा आपका। तो 25,000 से आपका टैक्स बढ़ जाएगा। 25,000 या 50,000 जो भी खर्चा था कैश वाला हटा देंगे आप, तो उतने रुपए क्या इनकम बढ़ जाएगी, टैक्स बढ़ जाएगा आपका। तो याद रखो, जब भी कभी पेमेंट करना हो, अभी डिटेल में आएंगे, इस बात करेंगे हम लोग। 10,000 से ऊपर करना है तो चेक से, 10 से नीचे तो कैश से कर सकते हो करेंसी। 10 के ऊपर पहले लिमिट 20,000 थी, उससे घटा के फिर 10,000 कर दिया, ताकि आप 10 के ऊपर कैश पेमेंट नहीं कर सकते आप। फिर provision for gratuity provided, the gratuity fund is not an approved fund। आप gratuity दिए हुए हैं और gratuity जो फंड बनाया है वो अप्रूव नहीं था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अप्रूव नहीं था, अनअप्रूव में था, डिसअलाउड हो जाएगा। कंडीशन टू एनी अनअप्रूव्ड फंड बाय द एम्प्लॉयर, अब आपके एम्प्लॉयर ने आपके नाम से किसी भी अनअप्रूव्ड, ऐसी बात है जितने भी अप्रूव्ड संस्था है वहां आप इंक्लूड करेंगे, आप कंट्रीब्यूट करेंगे, और अनअप्रूव्ड करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, वापस से टैक्स हो जाएगी। और एक्सप्रेस इनकम expenses incurred on corporate social responsibility by the company। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप कर रहे हैं, ये खर्चा कंपनी का नहीं है, आप इसको बिल डेबिट किए रहेंगे, हटा देगा, हटाओ यहाँ से। हाँ बहुत लंबा पढ़ने के बाद तब जाके आप एग्जाम्पल 2 पर पहुंचे हम लोग। अभी कह रहा है स्टेट विद द रीजन, सभी लोग आराम से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि नहीं, किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, सब लोग हैं? भूमिका जी, आपने गुड मॉर्निंग नहीं किया अभी तक, भूमिका जी है कि नहीं? भूमिका जी आवाज आ रही है आपको, कहीं चली गई आप बंद करके? भूमिका आवाज नहीं आ रही है। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, चलिए ठीक है। देखिए, स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर एडमिसिबल अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आपको बताना हमको कि स्टेट करना है हमको विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर एलिजिबल है कि नहीं है। आइए चेक करते हैं। पहला, कमीशन ऑफ 500 पेड इन ऑर्डर टू सिक्योर ऑर्डर फॉर बिजनेस। अच्छा, बिजनेस के ऑर्डर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अच्छा, अभी दिखा? मेरे से है ना, मेरे से कनेक्ट है। तुम ज्वाइन हो गया तुम भी? क्या बोल रहे हो? चलिए, अभी सही है, अभी दिखा? यस सर, अब सही है। यस सर, हाँ सर। चलो देखो यहाँ का स्टेट विद द रीजन फिर बढ़ते हैं, वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर एलिजिबल अंडर इनकम टैक्स। ठीक है, पर कमीशन दिया है 500 रुपए, पेड किया हमने ऑर्डर टू सिक्योर ऑर्डर फॉर द बिजनेस। अच्छा, हमको हम ही को ऑर्डर मिले, इस बात का 500 रुपए दिया कमीशन, ताकि हमको इसका इतने शायद को आइटम दे रखे हैं, समझना होगा। तो एक ही लाइन पढ़ जाते हैं। पहला था द एक्सपेंसेस ऑफ 500 पेड इन ऑर्डर टू सिक्योर ऑर्डर फॉर द बिजनेस इज एन एक्सपेंडिचर in the ordinary course of the business and hence it is admissible। यानी एडमिसिबल मतलब वो है कि अलाउड,
एडमिजिबल मतलब अलाउड हो जाएगा, ये खर्चा आपको अलाउ करेगा। यहाँ पर समझाना है कि पॉइंट बताना है कि क्या अलाउड है या डिसअलाउड होगा। जैसे सी बात है, आप बिजनेस पर्पज के लिए खर्चा कर रहे हैं तो अलाउड हो जाएगा आपका। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, द assessee was carrying on money lending business and in the course of this business he acquired certain property in lieu of debt owing from a debtors which he kept as a stock in trade. The property so acquired was destroyed in war में destroyed हो गया। The assessee claimed this loss deduction in a computing his taxable income under the head of business। अब आप प्रॉपर्टी लिए थे और बिजनेस हेड में इस लॉस को आप कवर करना चाहते हैं तो क्या होगा, देखो इन द कोर्स ऑफ हिज मनी लैंडिंग बिजनेस, बिजनेस को क्या था, मनी लैंडिंग का था। द assessee required certain property in lieu of the debt in kept it stock in trade, this loss is liable as a loss of stock in trade। क्यों हो गया, इसको हम लिख करके बताएं या समझ में आ गई ये बात फर्स्ट, बोलो समझ में सर, मैं समझ में आ गया, लिख के बताएं। बिजनेस में कर रहा है कुछ करने के लिए। देखो इसको हम लिख के बताते हैं, सर आ गया। तुम आ जाओ उसमें, अरे उसमें आ जाओ, इस वाले अपने, तुम दिखने लगेगा, इसमें घुसोगे क्या। देखो तो इनका कहना है भाई साहब का, देखिए मिस्टर एक्स है जो कि ये मनी लेंडिंग का बिजनेस करते हैं, इन्होंने किसी को मनी उधार दिया था, लेंड किया था, मान लिया कि मिस्टर बी को उधार पैसा दिया था, डेब्ट था, तो ये पैसा नहीं चुका पाया, ठीक है, तो ये जो इसका है कोई बिल्डिंग क्या कर लिए, उठाया है, उसकी एक बिल्डिंग उठा लिया ये, ठीक है ना, उठाने के बाद इस बिल्डिंग को ये अपने पास स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखे थे, इस बिल्डिंग को यानी एसेट्स है, बट इस एसेट्स को एसेट्स ना मानते हुए स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखे थे कि भाई ये पैसा, भाई हम तो पैसा दिए थे इसको, मेरा काम मनी लेंडिंग का है, पैसा हमको नहीं मिला था तो बिल्डिंग का ले आए, इसको फिर सेल कर देंगे, अपना पैसा वसूल कर पैसा फिर ले लेंगे और ये पैसा फिर किसी को देंगे। मतलब इनका काम क्या है, पैसे में लेन देन करना है, लोन देना है किसी को और इंटरेस्ट कमाना होता है इनका। ऐसे पर्पज के लिए जब इन्होंने फाइनेंस किया था और जब नहीं मिल पाया तो क्या करेंगे, इनका वैल्यू उठा लाए और उसको स्टॉक इन ट्रेड के पर्पज पर रखे थे, स्टॉक इन ट्रेड बना करके, कोई बिजनेस वाले आदमी है, और बाद में कोई वॉर हुआ, उस वॉर में ये प्रॉपर्टी लॉस हो गई, इसकी लॉस को कहते हैं कि इसी बिजनेस से रिगार्डिंग एक्सपेंसेस में क्लेम करना चाहते हैं, तो क्या इसको इस लॉस को बिजनेस लॉस माना जाए, तो जवाब हुआ हाँ माना जाए, क्योंकि ये बिजनेस का ही लॉस है, ये बिजनेस के पर्पज के लोन दिए थे, क्योंकि इनका बिजनेस ही क्या था, मनी लेंडिंग का है, और उसी पर्पज में क्या हुआ था, ये बिल्डिंग आया था जो कि स्टॉक एंड ट्रेड में ही रखे थे, इसलिए इस लॉस को हम बिजनेस लॉस मानेंगे, रिएक्शन देंगे। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, बोलो महेंद्र, दीक्षांत, सलभ, सुबी, है क्लियर? Yes, sir. उसके बाद फिर क्या है, थर्ड क्या करा आपसे, थर्ड पॉइंट, लॉस ऑफ 1000 which were snatched away from a, क्या लिखा है, खजांचीज पोजीशन while going to the bank to deposit the amount, अक्सर तो ऐसा होता है, ठीक है ना, 1000 रुपए लॉस हो गया, which were snatched away हो गया, मतलब कि खजांची जो है उसके पास से वो जाता रहा पैसा बैंक जमा करने के लिए, जो कि नामों से बता रहा है, पैसा जमा करने बैंक में जा रहा था और उससे क्या हो गया, रास्ते में उससे कोई पैसा छीन लिया, स्नैच हो गई, 1000 रुपए स्नैच हो गया। अब ये क्या कहना चाहते हैं, क्या इस लॉस को, जो लॉस हुआ है बिजनेस लॉस माने, देखो दिस लॉस इज एडमिसिबल as it was part of his duty to carry cash for deposit in the bank and hence it is a incidental to the business, वो बिजनेस पर्पज के लिए जा रहा था, इसलिए जो ऐसा जो लॉस हुआ है ये बिजनेस लॉस माना जाएगा, बस ये प्रूफ हो जाए, एफआईआर हो जाए। अगला, लॉस ड्यू टू इम्बेजलमेंट बाय एन एम्प्लॉय, मतलब धोखा, उसमें इम्बेजल मतलब क्या होता है महेंद्र, इम्बेजल मतलब क्या होता है, लोग सुन पा रहे हैं हमको, हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं, आप ना बोलिए, हेलो, बोलो, सुन रहे हो, ठीक आवाज आ रही है, इम्बेजलमेंट मींस सर, हाँ तलब, दीक्षांत, सुन रहे हो नहीं, देख रहे हो, इम्बेजलमेंट सर हिंदी नहीं पता है सर, उसका क्या होता है, आप बताइए, कोई बताओ, लॉस ड्यू टू इम्बेजलमेंट ऑफ बाय एम्प्लॉय, तो कॉमन सा वर्ड है,
सर इसका मतलब होता है थेफ्ट, चोरी। आपके एम्प्लॉय ने आपने क्या किया है, मेजरमेंट धोखाधड़ी किया है कुछ आपके साथ, इसकी वजह से क्या हो गया, आपको लॉस हुआ है। तो ये कोर्स ऑफ बिजनेस है, आपको उसकी निगरानी करनी चाहिए था, कंट्रोल ओवर करना चाहिए था इनके ऊपर, नहीं किए। बिजनेस से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है ये, इसलिए इसमें कहा गया इट इज द एडमिसिबल एज इट हैज बीन सस्टेन्ड ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस दौरान ही हो रहा है काम, तो आपको सब बिजनेस पर्पस ध्यान रखना चाहिए आपको। अगला, ब्रोकरेज पेड फॉर रेजिंग लोन फॉर द बिजनेस। अब बिजनेस तो तुम्हें बात समझ में आने लगी होगी कि बिजनेस पर्पस के लिए आपने लोन लिया और उसके लिए क्या किया है, ब्रोकरेज दिया है। तो ब्रोकरेज पेड फॉर रेजिंग अ लोन फॉर द बिजनेस इज एन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब मान्य हो जाएगा, आप ये डेबिट कर सकते हैं, ये डिसअलाउड नहीं होगा, ये अलाउड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, सबको समझ में आ रही होगी। जो खर्चे बिजनेस से रिगार्डिंग होंगे वो एडमिसिबल हो जाएंगे, अलाउड हो जाएंगे, और जो बिजनेस रिगार्डिंग नहीं रहेगा वो डिसअलाउड हो जाएगा। आगे, सभी लोग सुन रहा है, देख रहा है कि नहीं? सभी लोग बोलिए एक बार पहले, जितने लोग भी सब बोलिए, यस सर से बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक, चलिए। अब उसके बाद जहां डाउट हो देना हमको, फिर कह रहा है आपसे 1000 स्पेंट इन कनेक्शन विद द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू टेलीफोन कनेक्शन। पहले हुआ करता था, नया कनेक्शन लेने के लिए इसमें जो करते थे, तो 1000 रुपये आपने स्पेंड किया है फोन में नया कनेक्शन लेने के लिए। तो क्या करें इसका हम लोग, सर जब नया कनेक्शन लिया हमने, तो देखो इट इज एन एडमिसिबल डिडक्शन अंडर अ एक्सक्लूसिव इंस्ट्रक्शन। क्योंकि आप फोन कहाँ यूज करेंगे, बिजनेस पर्पस, ऑफिस फोन लगवाए हैं, जो खर्चा हुआ है आपका एलिजिबल होगा। फिर क्या बोल रहा है उसके बाद, फी पेड टू लॉयर, जी पॉइंट, फी पेड टू लॉयर ऑन 1 जून 2020 फॉर ड्राफ्टिंग द डीड ऑफ एग्रीमेंट विद द आउटसाइडर रिलेटिंग टू द सेटिंग अप फॉर द बिजनेस। ये देख के क्या लग रहा है, अलाउड होगा महेंद्र, डिसअलाउड हो जाएगा, क्या लग रहा है? फी पेड टू अ लॉयर, डिसअलाउड होगा सर, डिसअलाउड होगा क्योंकि आउटसाइड ऑफ द बिजनेस है सर। हाँ यहाँ बस यही बस है ना, आउटसाइडर, बस लिखा है यहाँ आउटसाइडर। अगर ये बिजनेस से रिगार्डिंग होता तो तब ये तो सर अलाउड हो जाता सर। हाँ, आगे एच, पेंशन पेड टू द विडो, यानी कि विधवा को दिया गया पेंशन पेड टू विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ अ डिसीज्ड इंजीनियर ऑफ द फैक्ट्री वॉलंटरली। अच्छा, जो इंजीनियर था फैक्ट्री का वो नहीं रहा होगा तो चला गया, उसके लिए उसकी विडो को क्या दिया, पेंशन दिया गया। अच्छा, तो इसका मतलब अब दे रहे हैं, वॉलंटरी दे रहे हैं, स्वेच्छा से दे रहे हैं। भाई कंपनी में काम कर रहा है, दया भावना की हिसाब से वो मन में अच्छी भावना फीलिंग आई है, तो उसको ठीक है, हेल्पिंग नेचर दे रहे हैं उनको सहायता के तौर पर। जो ऐसे गवर्नमेंट ने कहा था नहीं, ये लॉ नहीं, आप अपनी स्वेच्छा से पैसा दान करिए, पुण्य का काम करिए, तो इस पर हम टैक्स थोड़ी आप लोग करेंगे आपको। अब आप जैसे आप बहुत सारे बेगर्स बाहर हैं, आप पैसा बांट रहे हैं सबको, तो जो बांट के उस पैसा आएंगे, मान लो आपने अगर 10,000 बांटा या कोई दान पुण्य का काम किया और 10,000 खर्च करिए उसमें दान पुण्य में, और आगे पीएल डेबिट कर लीजिए, तो गवर्नमेंट अलाउ कर देगा, रिएक्शन नहीं देगा आपको, नहीं देगा। आप टैक्स जमा कर दो, टैक्स देने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें तुम दान पुण्य करो ना, हम मना कहाँ किए हैं, लेकिन हमको टैक्स दो, हमारा टैक्स देने से पहले इसी सब तुम मत करो। आप वॉलंटरी दिए थे, देते रहो, हम अलाउड नहीं करेंगे इसको, ये तुम्हारी मर्जी है, हमें टैक्स चाहिए। ये क्या कर दिया, पेंशन पेड टू विडो चिल्ड्रन क्या दिया है, डिसीज पार्टनर इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन as it is not an obligatory expenditure। इससे क्या बिजनेस था, अगर ऑब्लिगेटरी होता, टर्म्स एंड होते तब अलाउ करते। अब क्या हो रहा है लास्ट, क्या आई, इंटरेस्ट पेड फॉर फंड्स बोरोड स्पेसिफिकली फॉर द एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट परचेज किया हमने, ठीक है ना, और उस पर इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट पेड फॉर द फंड बोरोड स्पेसिफिकली फॉर द acquisition of capital assets will be capitalized from the date of the borrowing till the date of the assets just put to use। ये तो आपको बताइए, जब तक इंटरेस्ट में यही बताया गया था, बोरिंग कॉस्ट में सिस्टम में आप पढ़े थे, वहां बताया गया था जब तक इंटरेस्ट आप यूज कर रहे हैं, जैसे वहां पढ़े थे आप लोग हाउस प्रॉपर्टी में पढ़े थे ना, उसको कैपिटलाइज कर लेते हैं, जब तक आपका कैपिटल इंस्टॉल हो रहा है उसके बाद तक का सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा, उस मशीन में जुड़ जाती है, और उसके बाद फिर रेवेन्यू हो जाएगी, उसके बाद फिर पीएल हो जाएगा। उसके पहले तक का जब तक मशीन ऑन नहीं हो तब तक का सारा खर्चा कैपिटलाइज कर लेते हैं, इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज हो जाती है। एग्जाम्पल 3 आ रहा है, एडवाइज एंड एसएससी अबाउट द admissibility of otherwise the claim with regard the following item giving reason। रीजन के साथ आपको बताना पड़ेगा कि अलाउड है, डिसअलाउड हो जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क। जिस तरह से आप समझ लेंगे, अगर कोई पॉइंट डिस्कस करने में अगर दिक्कत आएगा, डिस्कस हमसे कर लीजिएगा।
क्या कहते हैं, हम पढ़ें या होमवर्क तो कुछ दे सकते हैं इसको, आप तो कर सकते हैं इसको ना, आप तो समझ में आ गया आपको। अगर कोई पॉइंट जल्दी ना समझ में आया तो डिस्कस हमसे कर सकते हैं आप। तो वो उसमें हर चीज देख रहे हो, शो हो रहा है उसमें मोबाइल में। क्यों क्यों सब लोग देख पा सुन पा रहे हैं ना? बताइए क्या ये आप कर लेंगे या कोशिश करेंगे या हम कराएं आपको भी? करेंगे कोशिश सर। और नहीं आएगा तो हमसे पूछ लेना, फिर उसके बाद हमको आगे बढ़ने दो कि वही चीज ये भी हो रहा है, चेक करना होगा आपको भी। अलाउड यस सर। 4 वही डिस्कस करने कह रहा है आपसे कि सारे खर्चे बिजनेस रिगार्डिंग है कि नहीं है। 3rd 4th आपका होमवर्क बन गया बेसिक थ्योरी पर। 5 भी कहाँ आपने खर्चा किया है, पार्टी दिया, डोनेशन दिया है, फीस दिया है, सब कहाँ सैलरी दिया है। तो अब कोई पर्सनल खर्च होगा इसमें, बिजनेस रिगार्डिंग खर्च होगा इसमें आपको खोजना है, सर्च करना है, पहचानना है कौन कौन से खर्चे बिजनेस रिगार्डिंग है और कौन कौन से खर्चे बिजनेस रिगार्डिंग नहीं है। जो बिजनेस रिगार्डिंग नहीं होगा और आपने डेबिट किया है डिसअलाउड हो जाएगा, और जो बिजनेस रिगार्डिंग है वो क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए जैसे इसमें दिया था ना कि ये कहा था सैलरी अलाउड टू अ सन। आपका बेटा आपकी कंपनी में काम कर रहा है, उसको आप सैलरी दे रहे हैं, ये आपका बेटा है, तो क्या अलाउड होगा ये एक्सपेंसेस? हाँ यस सर। अलाउड हो जाएगा। हाँ अगर आपका बेटा खाली आप बेटे को उठा के पैसा दिलो, बेटे जाओ घूम के आओ एंजॉय करो, तब अलाउड होगा क्या? जिस अलाउड हो जाएगा वो उसको एज ए सैलरी काम करवा देंगे, अलाउड हो जाएगा। ऐसे ही उसमें सोचना पड़ेगा। अब आपके सामने मेन निर्भर क्वेश्चन आ चुका है, कितने आइटम जब समझ चुके रहेंगे तो आप सीख भी जाए। आपको बताया भी हमने आपको कि अलाउड और डिसअलाउड क्या होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं, इतना समय के बाद हम लोग अब जाकर पहुंचे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने पर। थोड़ा क्वेश्चन दिखा मुझे न्यूमेरिकल, क्या हो गया? आइए अब करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन।